तेलंगाना में सनातन का मुद्दा काफी अहम है क्योंकि वहां पर 85% हिंदू और केवल 13% मुस्लिम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं और होने वाले लोकसभा चुनाव में भी वो अपनी सीटों का इजाफा तेलंगाना में करना चाहती है, जिसके लिए लगातार प्रयासरत भी है। वहां पर कई बड़े मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो हिंदू का आस्था का केंद्र है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर पूजा अर्चना भी कर चुके हैं। ऐसे में वहां पर राम मंदिर की भी लहर नजर आती है। राम मंदिर की स्थापना के बाद में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पुरजोर तरीके से घर घर जाकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात भी करी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में काफी उम्मीदें बनी हुई हैं। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमलावर है। पीएम मोदी ने हाल ही में 2G घोटाले को लेकर टीआरएस पर निशाना साधा, तो शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी से भी बीजेपी को बूस्टर डोज मिला है। साथियों, परिवारवादी पार्टियों में भ्रष्टाचार की पार्टनरशिप सबसे मजबूत होती है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों घोटालों के पार्टनर है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया था, बीआरएस ने पानी में भ्रष्टाचार किया, सिंचाई घोटाला कर दिया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों भूमाफिया को सपोर्ट करते हैं। वैसे बीआरएस तो राज्य से बाहर जाकर दूसरे कट्टर भ्रष्टाचारी दलों से भी पार्टनरशिप करके बैठी हुई है। उसका ये सच भी हर रोज सामने आ रहा है। कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। तेलंगाना में इस बार भी बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस अलग अलग मैदान में है। अब ऐसे में जहां बीजेपी यहां पहले से कमजोर है, तो टीआरएस की कमजोरी 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। कांग्रेस ने हाल ही में सत्ता में वापसी की है, लेकिन सनातन और पीएम मोदी के चेहरे के सामने कांग्रेस कितनी सीटें हासिल करेगी, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम जिन दक्षिण के राज्यों की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है तमिलनाडु। तमिलनाडु से 39 सीट्स लोकसभा की जाती हैं, यानी 39 सांसद चुनकर जाते हैं। और यहाँ की राजनीति बहुत कुछ बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति से मेल खाती है। वजह, यहाँ की राजनीति में भी जाति हावी है। अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। तमिलनाडु की संस्कृति, वहां के मंदिर और ब्राह्मण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। बावजूद इसके तमिलनाडु में सनातन के विरोध का एक पैटर्न है, जिसे चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद और हिंदी का विरोध 50 साल से ज्यादा पुराना है। इसके पीछे द्रविड़ राजनीति की भी पृष्ठभूमि है, जिसकी शुरुआत वी रामासामी नायकर पोरियर की अगुवाई में हुई थी। द्रविड़ नाडु की मांग एक स्लोगन से निकली है, तमिलनाडु
तमिल के लोगों के लिए, जो 1938 में पेरियर ने पूरे देश में हिंदी भाषा अनिवार्य करने के विरोध में शुरू किया था। शुरुआत में ये स्लोगन केवल तमिल क्षेत्रों में ही रहा, लेकिन यह आंदोलन इतना पुरजोर हुआ कि बाद में ये दक्षिण के दूसरे राज्यों तक भी जा पहुंचा। पोरियर E.V. रामासामी नायकर जस्टिस पार्टी के सदस्य भी थे। ऐसे में वो 1938 में आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी को साथ ले आए, जिसे 1944 में द्रविड़ कशगम DK नाम दिया गया। DK ब्राह्मण, आर्य और कांग्रेस का विरोध और तमिल राष्ट्र की मांग करती थी। हालांकि इसे जनता का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, जिसके चलते धीरे धीरे ये मांग कम हो गई। आजादी के बाद पोरियर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वही 1949 में पोरियर के सबसे करीबियों में से एक CN अन्नादुराई वैचारिक मतभेदों के कारण उनसे अलग हो गए। उन्होंने पार्टी को विभाजित कर 1949 में द्रविड़ मुनीत्र कड़गम DMK का निर्माण किया, जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुई। हिंदू साहित्यकार रामचंद्र गुहा की किताब मेकर्स ऑफ इंडिया में एक दावा किया गया है। दावा यह है कि अंग्रेजों के जमाने में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। कैसे? उन्होंने अंग्रेजी सीखी, वकील बने, शिक्षक बने, डॉक्टर बने और यहाँ तक कि सिविल सर्वेंट भी बन गए। दरअसल ब्राह्मणों का समाज के साथ साथ राजनीति में भी अच्छी पकड़ थी और इसी बात का विरोध पेरियर ने कई बार किया। अपने लेखों में, अपने कई लेखों में, अपने कई आंदोलनों में पेरियर ने कहा कि पिछड़े समाज को हाशिए पर पहुंचाने के लिए हिंदू प्रथाओं का, हिंदू मान्यताओं का काफी बड़ा रोल है। पेरियर की लड़ाई यही थी। हालांकि ये कहना गलत नहीं है कि तमिलनाडु की राजनीति अब पोरियर के आदर्शों का इस्तेमाल ना कर उनके नाम से वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की जाती है। पोरियर का हवाला देकर उन्हें याद तो किया जाता है, लेकिन उनकी जाति विरोधी सामाजिक संदेश धुंधली नजर आती है। इसके साथ ही तमिलनाडु में अब ज्यादातर पार्टियां जाति आधारित राजनीति करती हैं, लेकिन पोरियर के ब्राह्मणवाद का विरोध करने के सही तर्क को अब कम ही लोग जानते हैं। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में हमने आपको उत्तर और दक्षिण के बीच की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की समानता को समझाने की कोशिश की है। उच्च शिक्षा दर होने के बावजूद भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह जाति की राजनीति होती है। दिल्ली और पंजाब की तरह फ्रीबीज का चोला ओढ़कर क्षेत्रीय दल वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ पर भी दशकों से हिंसा का चलन है। और अगर बात एनडीए के 400 पार की करें या बीजेपी के 370 की, तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ दक्षिण में भी अपना नाम और अपने काम का प्रचलन कर दिया है। घर घर में नरेंद्र मोदी की बात होने लगी है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या इन सब से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला पाएंगे? क्योंकि जिन मुद्दों पर उत्तर में वोट डाले जाते हैं, उन मुद्दों पर दक्षिण में वोट नहीं डाले जाते।